जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। हमारा चल रहा है सूफ़ी साहित्य और हम पढ़ रहे हैं। सूफ़ी साहित्य के प्रमुख विशेषता हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सूफ़ी साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, प्रेम मार्ग कवि सूफ़ी काव्यधारा के। उनमें सबसे पहले पढ़ने वाले मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। एक दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी तबीयत मेरी जो है ऐसे ख़राब सी हो गई है ना थोड़ा। कल भी हम कहीं हमारे स्टाफ में कोई सर है, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो वहाँ बैठने भी गए थे, इसलिए कल आपकी क्लास ले नहीं पाया। अब क्लास हो नहीं पाई उसके लिए मैं है ना, और आज आपकी क्लास हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी? 7 मुकाम पढ़ाओ और विशेष कुछ सूफी शब्दावली जानकारियाँ थी, तथ्यात्मक जानकारी उनके बारे में। आज पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। ठीक है, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे आज। और शुरुआत करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, मलिक मोहम्मद जैसी से ही, है ना। जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पहले कवि हैं जिनके साथ शुरुआत करते हैं सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों की। अब देखो, बात करें इनके जन्म की तो जन्म हुआ 1492 में, है ना। जन्म स्थान इनका है जायस, और जायस से ही संबंधित होने के कारण इनको जायसी नाम इनका पड़ा है। ठीक है, गुरु का नाम है सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दीन का गुरु के नाम था। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये 3 तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर चित्ररेखा और कहरनामा, मुसलानामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये सूफी प्रेमाख्यान जो परंपरा रही है उसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीर। ठीक है, उसी प्रकार सूफी जो काव्यधारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जन्म हुआ 1492 ईस्वी में, और जन्म स्थान जायस। जन्म स्थान जायस है इनका। और बात करें नोट, जायस स्थान से संबंधित होने के कारण, जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा। इनका नाम जायसी पड़ा है। ठीक है, जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा है? जायसी पड़ा है। तो यहाँ तक लिख लेंगे और गुरु का नाम भी लिख लेंगे, सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दीन। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम है सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी। मोहिदी है ना, सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी। यहाँ तक लिख लेंगे। तो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी से, जिनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी। जन्म स्थान इनका जायस, और जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा है। और गुरु का नाम है सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी। आप भी पढ़ते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो गई ना तो फिर 2-3 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए पहले प्राथमिकता स्वास्थ्य को रखें। कई बार घूमने जाए तो थोड़ा ध्यान रखें। अब जैसे कल मैं गया तो दिक्कत हो गई, जाना भी कंपल्सरी था। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जन्म 1492, जन्म स्थान जायस, और जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण ही
इनका नाम जैसी पड़ा है। गुरु का नाम है सूफी फ़कीर शेख मोहिदी। चलिए चलते हैं आगे। लिख लिया होगा यहाँ तक आपने। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो कि है महाकाव्य। ठीक है। दूसरी रचना है अखरावट। तीसरी है आखिरी कलाम। अखरावट में क्या है, तो एक एक वर्ण को लेकर उस पर चौपाइयाँ लिखी गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। चौथी है चित्ररेखा। यह है लघु प्रेमाख्यान। लघु प्रेमाख्यान है ना, प्रबंध काव्य। बात करें पांचवें, तो कहरानामा। और छठी है मसलानामा। मसलानामा। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं में है पद्मावत, महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। ठीक है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तो पद्मावत है, आप सभी जानते हैं। पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीन तो सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। बाद में चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जैसी से प्रश्न बनता ही बनता है, क्योंकि ये सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो इनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ये ज़रूर याद रखें। सिलेबस को ढंग से पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में दे रखा है कि कहाँ से कौन कौन से कवि विशेष पढ़ने हैं, उन पर क्या ध्यान देना है, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। पद्मावत, महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम प्रमुख रचनाएं हो गई। और चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य, कहरानामा और मसलानामा। चलिए आगे, तो कुछ बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि, या तो आप सभी जानते तो लिखेंगे, ये सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, प्रतिनिधि कवि हैं। ये सूफी प्रेमाख्यान जो परंपरा, उसके प्रतिनिधि कवि, पहली बात। और रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी जो ग्रंथावली लिखी, उसकी भूमिका में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम रचनाओं को प्रमाणिक माना है। इसे नोट करेंगे विशेषकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में जो जायसी ग्रंथावली लिखी, उसकी भूमिका में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम
रचनाओं को प्रामाणिक मानना है, प्रामाणिक मानना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली की जो भूमिका लिखी थी उसमें पद्मावत को, अखरोट को और आखिरी कलाम रचनाओं को प्रामाणिक माना है। तो पहली बात, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं और आचार्य शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली का जो संपादन किया था उसकी भूमिका में पद्मावत, अखरोट और आखिरी कलाम 3 रचनाओं को प्रामाणिक मानना है। बात करें कि आखिरी कलाम जो है बाबर के समय लिखी गई थी, इसे भी नोट कर लेंगे कि आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी, बाबर के समय लिखी गई है। ठीक है, आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है। ठीक है, तो ये सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली की भूमिका में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम रचनाओं का प्रामाणिक माना है। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई रचना है। चलिए आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। बात करें कि जायसी ने जो है बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का समय देखा है, ये बात भी लिख लेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का समय देखा है। ठीक है, समय देखा। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो कयामत का वर्णन मैंने बताया था आपको कि आखिरी कलाम में कयामत के दिन का चित्रण है। आखिरी कलाम में कयामत के दिन का, कयामत के दिन, किस दिन का? कयामत के दिन का चित्रण है। तो आखिरी कलाम में कयामत के दिन का चित्रण है और इस रचना में जायसी सर्वाधिक इस्लामिक है। ठीक है ना, आखिरी कलाम में, इस रचना में जायसी सर्वाधिक क्या है? इस्लामिक। इस्लामिक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का समय देखा और आखिरी कलाम में कयामत के दिन का चित्रण है और इस रचना में जायसी सर्वाधिक इस्लामिक है। फिर इनके बारे में आखिरी कलाम में और अखरोट के बारे में डिटेल से आगे और बात करेंगे। अब सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं पद्मावत के बारे में, जहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है और इनकी प्रसिद्ध रचना भी है। सूफी प्रेमाख्यान प्रतिनिधि कवि जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी का समय देखा है। आखिरी कलाम में कयामत के दिन का चित्रण है और इस रचना में जायसी सर्वाधिक इस्लामिक है। और स्टोरी पता ही होगी आपको पद्मावत की। कहाँ की राजकुमारी? श्रीलंका की राजकुमारी थी पद्मावती और चित्तौड़ का राजा था रावल रतन सिंह और दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह और पद्मावती का विवाह हो चुका था
और इसका एक पंडिता राघव चेतन, उसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। तो जो जो घटनाक्रम होता है उसका वर्णन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्मावत की। पद्मावत पहली रचना, इसके बारे में पढ़ते हैं। पद्मावत पद्मावत में बात करें सबसे पहले तो इसका रचना काल क्या है। तो रचना काल है 1540 ईस्वी, और हिजरी संवत की बात कर लेते तो 947। ठीक है, पद्मावत का रचनाकाल 1540, हिजरी की बात करें तो 947। बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। ठीक है, महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का जो विभाजन है, मतलब इसके कुल कितने भाग है? 57 है ना, 57 खंडों में ये विभाजित है। तो अगली बात लिखेंगे कि महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन कितने खंडों में? 57 खंडों में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। तो रचना काल है 1540 ईस्वी, हिजरी 947। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। और इस 57 खंड के बाद एक आता है उपसंहार। ठीक है, इसे भी लिखेंगे। इसके बाद इसमें उपसंहार आए, इसके बाद इसमें उपसंहार आता है। तो पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी, हिजरी संवत 947। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। और महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन कितने खंडों में किया गया है? 57 खंडों में इसका विभाजन किया गया है ना। और इसके बाद इसमें क्या आता है? उपसंहार आता है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे और भी पद्मावत संबंधित विशेष जो तथ्य हैं, जानकारियाँ, जैसे प्रश्न बनने की संभावना है उसके बारे में। और आपको क्लास कैसी लगी और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और अच्छे से तैयारी करें, पॉजिटिव रह के तैयारी करें, सकारात्मक रह के तैयारी करें। आपके कोर्स को पूरा करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो पूरा कोर्स करवाऊँगा, इस बात की आप चिंता ना करें। जैसे जैसे होता जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूँगा आपका। ठीक है, बहुत जल्द जो है ग्रामर भी शुरुआत करने वाले हैं, और इसके साथ ही जो है काव्य शास्त्र भी करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य अगर ख़राब हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।